यह बात आज से करीब 24 साल पहले की है। यह बात मेरे ही गांव की है। मेरा गांव बिहार में है और उन दिनों में मेरे गांव में बिजली नहीं थी। सारा गांव शाम होते ही खामोश होने लगता था। गांव में लोग सुबह सुबह ही सूरज उगने से पहले ही उठ जाया करते थे और शाम के 6 बजे तक खेतों का सारा काम निपटाकर आ जाया करते थे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि शाम को या रात को किसी को बाहर जाना पड़े, क्योंकि उस समय गांव में बिजली नहीं थी और 8 बजे ही ऐसा अंधेरा हो जाता था जैसे रात के 2 बजे हो। अंधेरा होते ही आसपास कुछ दिखाई नहीं देता था, जैसे पूरा गांव एक काली चादर में समा गया हो। शाम के समय गांव में लोग अक्सर किसी के घर के सामने बैठकर या किसी चाय की नुक्कड़ पर बैठकर गपशप मारा करते थे। ऐसे ही एक शाम आज भी थी। दिन भर के खेतों का काम निपटाकर सब आराम कर रहे थे। तरह तरह की बातें हो रही थी। फिर कुछ ही देर में बात भूत प्रेतों और चुड़ैलों की होने लगी थी। अरे मिली थी मुझे भी एक चुड़ैल। फिर मैंने जोर से चिल्लाया और वह भाग गई। मैं डरता हूं क्या किसी से। अच्छा, कैसे भाग रही थी? पैर उल्टे थे क्या उसके? मैंने सुना है कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं। रामधनी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, पैर उल्टे? हाँ, उल्टे ही तो थे। उल्टे ही तो थे पैर। हाँ। पक्का भूत ही देखा था ना। मुझे लगता है तुमने गांव की ही किसी औरत को देख लिया था और अब यहां डींगे हाँक रहे हो। भूतों चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं, पर ऐसे कहीं रास्तों में तुम्हें उनके पैर कभी दिखाई ही नहीं देंगे। बड़ा मुश्किल है ऐसे उनके पैर कहीं देख पाना। और हां, अगर सच में कभी किसी आफत से पाला पड़ जाए तो वह तुम्हें कितना भी बुलाए, कितना भी आवाज दे, उसका जवाब मत देना। और नहीं तुम उसे बुलाना, वरना तो फिर खैर नहीं। काका, उनकी आवाज पर कौन जवाब देगा भला? कोई पागल थोड़ी ना है। वो अपनी आवाज में थोड़ी ना बुलाते हैं। वो तो तुम्हें किसी जाने पहचाने दोस्त या रिश्तेदार की आवाज में बुलाते हैं, तभी तो लोग उनका जवाब दे देते हैं। किसी रास्ते पर जा रहे हो और पीछे से बुलाए कोई तो मुड़ना मत, चलते जाना। क्यों काका, क्या आपने देखा है कोई भूत प्रेत अपनी आंखों से? सिर्फ देखा ही नहीं है, बल्कि मौत के हाथों से अपनी जिंदगी छीन कर लाया हूं। क्या हुआ था काका आपके साथ? बताइए ना काका। यह बात इस गांव से 5 किलोमीटर दूर अमरपुर गांव की है। जब मैं जवान था, साइकिल चलाते चलाते मैं एक बार आसमान की ओर देखा। मैंने देखा कि राख के रंग का आसमान बादलों से गिर रहा है। चारों ओर की हवा जैसे थम गई है। मुझे समझ में आ गया कि तूफान आने वाला है, लेकिन भागलपुर पहुंचना अभी बहुत दूर है। मैं पैडल पर जोर से दबाव डाला, लेकिन मैं ज्यादा दूर तक जा नहीं पाया। अचानक जोर का तूफान आ गया। साथ ही लगातार तेज बिजली कड़कने लगी और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सामने का रास्ता बारिश की परत में छिप गया। बारिश की बूंद चाकू की तेज धार की तरह मेरे शरीर पर गिर रही थी। शायद अब रुकना पड़ेगा। बारिश बहुत तेज हो गई है। मैंने बारिश से बचने के लिए नजर घुमाकर इधर उधर देखा। तभी मेरी नजर एक पुराने खंडहर नुमा घर पर गई। गलती से दाहिनी ओर जाने की जगह मैं बाईं ओर मुड़ गया था और अब जो घर मेरे सामने खड़ा था वो पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका था। मानो जैसे पहले कई सालों से यह घर वीरान पड़ा हो। मैंने इधर उधर देखा और महसूस किया कि शाम कब रात में बदल गई। मुझे लगा इस खंडहर में जाना सही नहीं और यह सोचकर मैं लौटने लगा। तभी एक आवाज सुनकर मुड़ा। रुकिए साहब बाबू,
एक औरत लालटेन लिए घर के अंदर से बाहर आ रही है। पहले तो मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन आग की रोशनी देखकर थोड़ा सा साहस आया। इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हैं? भीतर आ जाइए। लेकिन तभी फिर से एक बार जोरदार बिजली गिरने की आवाज आई। बिजली के साथ ही और तेज झमाझम बारिश होने लगी। साहब, बारिश बहुत तेज हो गई है। साहब, जल्दी से अंदर आ जाओ। कोई और रास्ता न देखकर मैं उसके पीछे चलने लगा। घर के चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। मैंने उससे पूछा, यह कैसी आवाजें हैं? साहब, कोई जानवर होगा। आप उन पर ध्यान ना दीजिए। अंदर आ जाइए। मैं उस औरत के पीछे पीछे चल पड़ा। फिर एक कमरे में जाकर उसने बत्ती रख दी। कमरे में बस सामान के नाम पर एक चौकी पड़ी थी। मैं संकोच कर रहा था। फिर उसने दोबारा मुझे बैठने को कहा। यहां आकर बैठो साहब। मैंने पीछे आसमान की तरफ देखा तो अभी भी जोरदार बारिश हो रही थी। मैं ना चाहते हुए भी वहां बैठ गया। वो औरत मुझसे 2 हाथ की दूरी पर खाट पर बैठी थी और मेरी तरफ देखते हुए कहा, साहब, डर लग रहा है क्या? एक गहरी सांस लेते हुए मैंने कहा, नहीं। मैंने चारों तरफ इधर उधर नजर घुमाकर देखा। मुझे उस घर में उस औरत के सिवा और कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने थोड़ा घबराहट के साथ उससे पूछा, आपके सिवा और कोई दिखाई नहीं दे रहा? बाकी सब कहीं बाहर गए हैं क्या? नहीं, यहाँ कोई और नहीं रहता मेरे सिवा। मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। यहां मुझे इस घर में औरत के साथ बैठे हुए भी एक अलग ही डर लग रहा है। और ये औरत इस घर में अकेली रहती है। पर क्यों? उसके बाकी परिवार वाले कहां हैं? मेरा मन था मैं उससे पूछूं, पर मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर एक बार उससे पूछा, तो आपके परिवार वाले कहां हैं? उसने मेरी तरफ घूरती हुई दृष्टि से देखा, जैसे वो मेरे सवाल का जवाब ना देना चाहती हो। मेरे परिवार में कोई नहीं बचा है। सबकी मृत्यु हो चुकी है। बस मैं ही हूं जो यहाँ रहती हूँ। पर कैसे? क्या हुआ था? एक दुर्घटना में मेरे परिवार की मृत्यु हो गई थी। कैसी दुर्घटना? क्या हुआ था उनके साथ? उस दिन ऐसी ही घनघोर बारिश हो रही थी। जोरदार बिजली कड़कने के साथ ऐसा लग रहा था जैसे बादल अभी ही टूटकर नीचे गिर जाएंगे। उस जोरदार बारिश में कुछ मुसाफिर बारिश से बचने के लिए हमारे घर आए। दरवाजा मेरी दादी ने खोला था। काकी जी, बाहर बहुत बारिश हो रही है और आसपास कोई ढाबा भी नहीं है जहां हम रुक सके। अगर आप थोड़ी जगह दे देती थी तो बस ये बारिश कम होते ही हम यहां से निकल जाएंगे। मेरी दादी को उन पर बहुत तरस आया और उन्होंने उन्हें घर में रुकने की इजाजत दे दी। वे लोग राहगीर थे, शायद सामान पहुंचाने और ले जाने का काम करते थे। काफी देर से जोरदार बारिश हो रही थी। इस वजह से ठंड भी बहुत थी और वो लोग बिल्कुल भीग चुके थे। इसलिए दादी माँ ने मुझे उनके लिए चाय बनाने को कहा। मैंने चाय बनाकर उन सभी को चाय दी, लेकिन उन्हें देख ऐसे लगा जैसे उनकी नज़र मुझे ही घूर रही है। मैंने उनको चाय दिया और चुपचाप अंदर चली गई। जब तक मैं उनकी आंखों की दृष्टि से ओझल नहीं हुई, तब तक वो मुझे देखते ही रहे। मुझे उनकी नज़र ठीक नहीं लगी। मैंने दादी माँ को कमरे में बुलाया और उनसे कहा, दादी, मुझे ये लोग ठीक नहीं लगते। आपको उन्हें नहीं रोकना चाहिए। बेटा, यह लोग मुसाफिर हैं। इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? बारिश बंद होते ही यह लोग निकल जाएंगे। तुम चिंता मत करो। तुम अपने कमरे की चिटकिनी लगाकर सो जाओ। ज्यादा चिंता मत करो।
लग रहा था जैसे दादी माँ नहीं मानेगी। मैंने अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दो घंटे की नींद के पश्चात मुझे एक जोरदार चीख की आवाज आई थी। वो चीख बहुत भयानक थी, जैसे कोई किसी को मार रहा हो। इस चीख से मेरे अंदर तक की रूह कांप गई हो जैसे। मैं दरवाजा खोलने के लिए उस तरफ गई, पर पता नहीं कैसे मेरे दिमाग ने कहा पहले खिड़की खोलकर देखते हैं। जब मैंने खिड़की से देखा तो मैं बहुत डर गई। मेरे सामने एक बहुत भयानक मंजर था। उन लोगों ने मेरे परिवार को मार डाला। वहां जमीन पर सबकी लाशें पड़ी थीं। यह देखकर मेरी चीख निकल पड़ी। मेरी चीख की आवाज सुनकर उन लोगों की दृष्टि मेरे तरफ पड़ी और वो अब मेरी ओर आने लगे। मैंने फटाफट खिड़की का दरवाजा बंद किया और दरवाजे से पीछे हो गई। उन लोग ने जोर जोर से मेरा दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। गेट खोलो, मैंने कहा गेट खोलो मेरी रानी। अब गेट खोल भी दो जरा। देख, तेरे लिए मैंने तेरे सब घर वालों को मार डाला। अब तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपनी रानी बनाकर रखूंगा। चल अब जल्दी से गेट खोल दे मेरी रानी। उनकी बातों से मुझे उनकी नीयत समझ आ गई थी। उन लोगों ने अब जोर जोर से गेट खटखटाना शुरू कर दिया। मानो जैसे अब दरवाजे का कुंडा टूटने ही वाला है। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं कमरे की दूसरी तरफ की खिड़की के पास खड़ी हो गई। जोर जोर से दरवाजे पर मारने से दरवाजा खुल गया और वे लोग अंदर आ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं क्या करूं? मेरे पीछे एक खिड़की थी। मैंने उसी खिड़की से छलांग लगा दी और उसके बाद क्या हुआ, बताओ ना। उसके बाद वो लोग वहां से चले गए और इस तरह मैं अकेली रह गई। बहुत बुरा हुआ उनके साथ। इसके बाद मेरी नजर जिस कमरे में बैठा था उस पर गई। जैसा उस औरत ने बताया, यह कमरा बिल्कुल वैसे ही था। आगे के साइड इसके दरवाजे के पास एक खिड़की थी और पीछे की साइड भी एक खिड़की थी। मैंने उससे पूछा, कहीं ये कमरा वही तो नहीं? यही वो कमरा था और वो सामने वाली खिड़की जिससे मैं छलांग लगाकर भागी थी। आजकल तो लोगों पर विश्वास करना ही मुश्किल हो गया है। हाँ साहब, इसीलिए मुझे उन लोगों से बहुत नफरत है और खासकर मुसाफिरों से। बातों ही बातों में मैंने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी नजरें जैसे मुझे घूर रही थी। मैंने उसका ध्यान मेरी ओर से हटाते हुए कहा, क्या थोड़ा पानी मिल जाएगा? जी साहब, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, पर जब तक मैं वापस ना आऊं आप यहां से हिलना मत। मैंने संकोच बस उससे पूछा, मगर क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? वो साहब घर बहुत बड़ा है ना, तो आप इसमें भटक सकते हैं। बस आप यहीं पर बैठे, मैं अभी आती हूँ। वह पानी लेने चली गई। मैं इधर उधर उसके कमरे को देखने लगा। ऐसे ही मैं चलते हुए उस खिड़की के पास पहुंच गया। अभी भी भयंकर बारिश हो रही थी। जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो नीचे गहरी खाई थी। इतनी गहरी खाई को देखकर मैं आश्चर्य में रह गया। आखिर कोई इतनी गहरी खाई से छलांग लगाकर बच कैसे सकता है? या तो वह लड़की मुझसे झूठ बोल रही है या फिर बात कुछ और है।
मेरी धड़कनें अब बहुत तेज हो गई थी। अब मेरा दिमाग मुझे कुछ और ही समझा रहा था। शायद अब मैं समझ गया था और मैंने बिना इधर उधर देखे वहां से भागना शुरू किया। जैसे ही मैं कमरे में से भागा, उस लड़की की नजर मुझ पर पड़ गई। उसने पीछे से कहा, साहब कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ साहब, कहाँ जा रहे हो? आप पानी नहीं पियोगे? इतना कहकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत भयानक थी। भागते भागते मैं गेट के बाहर निकल गया और एक बार जब मैंने उसे पलट कर देखा, मेरे सामने एक भयानक सा दृश्य था। वो लड़की बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका शरीर पूरा लाल पड़ चुका था। उसकी आंखें बहुत भयानक हो चुकी थी और जब मेरी नजर उसके पैरों पर गई, उसके पैर उल्टे थे। यह देखकर अब मेरा भ्रम हकीकत में बदल गया। ये जिंदा नहीं है। इतना कहकर मैंने फिर से भागना शुरू किया। अभी भी बारिश बहुत तेज थी। बिजली की कड़कड़ाहट मेरे डर को और बढ़ा रही थी। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागा, मानो आज जैसे जिंदगी की आखिरी लड़ाई हो। मेरी सांसें बिल्कुल फूल चुकी थी। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। मैं बहुत थक गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं लगातार भागता रहा और आखिरकार भागते भागते मैं अपने गांव पहुंच गया। इसके बाद मैंने कभी भी उस तरफ जाने का साहस नहीं किया। काका, आपकी कहानी तो सचमुच बहुत डरावनी है। यह कहानी नहीं, मेरी जिंदगी का सच है। इसीलिए कहता हूं, अगर कभी सुनसान रास्ते पर तुम्हें अचानक कोई लड़की दिखाई दे, तो सबसे पहले तुम उसके पैरों पर ध्यान देना। अगर उसके पांव उल्टे हैं तो समझ जाना कि वहां से भागने में ही तुम्हारी भलाई है। पर कभी कभी हर किसी को भागने का मौका नहीं मिलता।